नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। क्या अब उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेगी महाराष्ट्र की पुलिस? क्या अब आदित्य ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? दिशा सालियान के पिता के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में क्यों बवाल मचा है? दिशा सालियान केस में करीब 6 साल के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने दिशा सालियान के पिता ने जांच को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट ने मामले की टाइमलाइन और एडीआर की कॉपी से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, उस पर हमारी ये रिपोर्ट। क्या अब उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेगी महाराष्ट्र पुलिस? क्या अब आदित्य ठाकरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार? दिशा सालियान केस में खुलेंगे नए राज। दिशा के पिता के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में क्यों मचा है बवाल? दिशा के पिता ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत तत्कालीन पुलिस अधिकारी परमवीर समेत कई अधिकारियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे की टीम की तरफ से संपर्क किए जाने का आरोप भी सामने आया। इसके अलावा सुनवाई से जुड़े अपडेट में आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली की मोबाइल लोकेशन को लेकर भी दावे सामने आए हैं। मुझे आगे अच्छा ऐसा लगता है कि आगे कुछ जजमेंट हो जाएगा जज का, क्योंकि आज जज ने आधा घंटा अपना ये लिया प्रोसीडिंग्स लिया, फिर अभी जज इंटरेस्टेड है और 2 दिन के बाद डेट दिया हम लोग को, 27 को वापस डेट दिया उन्होंने। फिर अच्छा आर्गुमेंट हो जाएगा अपना, और जो डिटेल्स है कंप्लीट सामने आ जाएगा सबसे सामने। जो उन लोग ने आदित्य ठाकरे ने किया है अभी तक सब बाहर आ जाएगा। दरअसल 8 जून 2020 मुंबई में दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आई थी। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। मौत के बाद पुलिस ने जांच की और इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जांच की प्रक्रिया और उससे जुड़े कई सवाल उठते हैं। अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सोमवार को हुई सुनवाई में 6 साल पुराने केस से जुड़े कई सवाल फिर से अदालत के सामने आ गए। जस्टिस भोसले और जस्टिस कोटवाल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दिशा के पिता की तरफ से एडवोकेट नीलेश ओझा ने जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। दावा किया गया कि जांच के दौरान दिशा के माता-पिता को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस की तरफ से मौत को आत्महत्या बताया गया। कोर्ट ने एक पॉइंट, मतलब दिशा को उसके घर से कैसा रोहन रॉय लेकर गया था, दिशा ने वो जो इनके आदित्य और उनके ड्रग्स के जो प्रूफ्स थे वो कैसे सुशांत को दिए, जिसके वजह से सचिन वाजी को लाकर उसके मर्डर का प्लान रचा गया। पूरे पॉइंट्स हमने जो बोले कोर्ट ने पूरा नोटिंग किया है। इस बीच में हमने पूरा पॉइंट आउट किया ऑलमोस्ट कि कहाँ से शुरू से लेकर हमारी कंप्लेंट देने तक, और कैसा पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लॉ के खिलाफ जाकर ये कह रही है कि हम एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी करेंगे गैंगरेप और मर्डर में। दिशा के पिता की तरफ से कोर्ट में कई और आरोप भी लगाए गए। दावा है कि उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी लंबे वक्त तक उपलब्ध नहीं कराई गई। कानूनी नोटिस के बाद रिपोर्ट की कॉपी मिलने की बात कही गई। सब कुछ एडवोकेट ने सामने लाया, जो लोकेशन उनका जो टावर फोन टावर मैच होता है वो सब डिटेल्स में जज के सामने रख दिया उन्होंने। तो आज क्लियर हो गया सब। अभी नेक्स्ट ईयर में 27 को देखेगा अपन क्या होगा। शव से जुड़ी तस्वीरों और फॉरेंसिक पहलुओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। वकील ने अदालत के सामने सवाल रखा कि अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई से गिरकर मौत हुई तो चोटों और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों की जांच किस तरह की गई। अदालत ने भी सुनवाई के दौरान पूरी क्रोनोलॉजी पर जोर दिया। घटना से लेकर एडीआर और जांच तक की टाइमलाइन अदालत के सामने रखने को कहा गया। जज ने डिफेंस से उस दिन की एडीआर की कॉपी पेश करने को कहा।
साथ ही दिशा के पिता और परिवार के बयानों से जुड़े दस्तावेज भी अदालत में रखने को कहा गया। कोर्ट ने ये भी पूछा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले माता पिता का बयान क्यों नहीं लिया गया। जांच के दौरान सीन रिक्रिएशन का भी जिक्र सामने आया है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील का दावा है कि इस प्रक्रिया में भी दिशा के पिता को शामिल नहीं किया गया। आज कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं, मैंने कोर्ट को विटनेस के बारे में बताया। मैंने कोर्ट को ये भी बोला, मैंने कहा सर और विटनेस है, लेकिन वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर और प्रोटेक्शन के बाद में ही बाहर आएंगे। अभी उनकी जान को धोखा है, इन्होंने क्या 12-13 और मर्डर कर चुके हैं ऐसे। दूसरी चीज़, हमारे पास में पेन ड्राइव है, कोर्ट को दे चुके हैं, उसको प्ले करेंगे। आज कोर्ट ने आरोपों से ज्यादा दस्तावेज और घटनाक्रम की टाइमलाइन पर फोकस किया और अब अगली तारीख है 27 अगस्त। 6 साल पुराना दिशा सालियान केस एक बार फिर अदालत के कटघरे में है। सवाल वही है, जांच कैसे हुई, किसे शामिल किया गया और किसे नहीं। एडीआर से लेकर पोस्टमार्टम और सीन रिक्रिएशन तक पूरी जांच प्रक्रिया क्या थी। अब इन सवालों के जवाब आरोपों से नहीं, बल्कि अदालत के सामने पेश होने वाले दस्तावेजों और तथ्यों से तलाशे जाएंगे। और 27 अगस्त की सुनवाई पर अब सबकी नजर है और सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में उद्धव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है। पश्चिम बंगाल से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में नारेबाजी की जांच होगी। देश विरोधी नारेबाजी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। दीवार पर देश विरोधी नारे लिखने की जांच होगी। ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे थे, देश विरोधी नारे जो जादवपुर विश्वविद्यालय में लिखे गए थे। अब इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश विरोधी नारेबाजी की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जो विश्वविद्यालय के दीवारों पर नारेबाजी की गई थी और आपत्तिजनक तस्वीरें भी बनाई गई थी, उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में जो नारेबाजी हुई, देश विरोधी नारेबाजी हुई, उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। जेपीएससी परीक्षा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा की कथित गड़बड़ी से लेकर एफआईआर और सियासी कनेक्शन तक, आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है, उस पर भी एक रिपोर्ट। अगर एफआईआर हो रही है तो ये बहुत गलत है। महोदय, आप पहले देख लीजिए कि वहाँ कौन मौजूद नहीं है, तो क्या आप एफआईआर से कुछ समझाना चाहते हैं क्या? एफआईआर जो किए हम लोग मांग करते कि एफआईआर आप रद्द कीजिए, और अगर रद्द नहीं कर रहे हैं तो 1000 की 1 लाख छात्र आपका जेल भरने का काम करेगा और आपका जेल में जगह कम पड़ जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता हरीश शरण देवगन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत के सामने 19 अप्रैल 2026 को हुई जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। साथ ही कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या निष्पक्ष एसआईटी से कराने की मांग भी की गई है। यानी अब परीक्षा विवाद की गूंज सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अदालत में सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ झारखंड की सड़कों पर छात्रों का आंदोलन। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी आंदोलन के बीच छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। छात्र नेताओं का आरोप है कि उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्र नेता कुणाल प्रताप सिंह, रविंद्र पासवान और पीयूष सिंह का नाम रांची और हजारीबाग में दर्ज मामलों को लेकर सामने आया है। रांची से हजारीबाग की दूरी करीब 100 किलोमीटर की है। छात्र नेताओं का सवाल है कि अगर एक ही समय के घटनाक्रम में नाम दर्ज किया गया है तो एक व्यक्ति एक वक्त में 2 अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है।
यही सवाल अब एफआईआर की निष्पक्षता पर बहस का मुद्दा बन गया है। को समझना होगा कि ये एफआईआर हुआ क्यों, और ये जो प्रोटेस्ट जो लास्ट में जो हम लोगों ने ये पुतला दहन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले के बाद, वो क्यों किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि भाई चलो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। हम लोग को पता था, ये हम लोग का डिस्कशन का पार्ट भी था कि सारी परीक्षाओं को रद्द करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जाके कोर्ट में स्टे लगना है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल के तहत जब तक आप एक प्रॉपर रीजन के तहत किसी एग्जाम को कैंसिल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है स्टे लगेगा। मतलब एक सोचिए समझिए साजिश पर्दे के पीछे जो ये चल रही अब उसमें पुतला दहन कार्यक्रम किया। आप जानते होंगे कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया है, एक विरोध प्रदर्शन करने की प्रक्रिया। सरकार को इसके लिए डायरेक्ट विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते भी हैं कि अब इस तरह के अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल, वो अधिकार को ही हम लोग पालन कर रहे थे। पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें आप देखे होंगे कि उस पुतला दहन में पुलिस तो डंडा बाद में मारी, डंडा पहले जेएमएम के कार्यकर्ता लोग मारे। अरे भाई, बोला जाता है कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, इन लोग के पास अकल भी नहीं है। छात्र आंदोलन से जुड़ा एक और आरोप सामने आया है। छात्र नेता नीरज चौधरी का दावा है कि 21 अगस्त को जिस घटना को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उस वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे। कोई छात्र अपना हक मांगते हैं तो उनको मारा नहीं जाता है। आप उनसे संवाद कीजिए, उनसे बात कीजिए, आप हल का निवारण कीजिए। तो दूसरा गलती उन्होंने ये किया कि अभी हम तीर्थ यात्रा में हैं, बोलम आए हुए और हम पर एफआईआर कर दिया है। अरे महोदय, आप पहले देख लीजिए कि वहाँ कौन मौजूद नहीं है, तो क्या आप एफआईआर से हमको धमकाना चाहते हैं क्या? आपका एफआईआर से डरने वाले नहीं है हम लोग। अगर विद्यार्थी के साथ आप अन्याय कीजिएगा तो ऐसे 100 एफआईआर हम लोग लेने के लिए तैयार है। अब आते हैं उस आरोप पर जिसने छात्र आंदोलन को और ज्यादा सियासी रंग दे दिया है। गौर से देखिए इस चेहरे को। इसी महिला नेता ने आरोप लगाया था कि 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कई छात्रों ने इसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की। लेकिन जब रिपब्लिक भारत की टीम ने सच्चाई की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। ये अंकिता वर्मा कोई और नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता निकली और उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर मौजूद है। अब एक और विवाद की कड़ी देखिए। एफआईआर कराने वाले शख्स और मंत्री इरफान अंसारी की तस्वीर। जिस व्यक्ति के खिलाफ छात्रों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के साथ तस्वीर भी सामने आ गई है। यानी तस्वीरों से लेकर एफआईआर तक, आरोपों से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक, जेपीएससी विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, दूसरी तरफ छात्रों के आंदोलन पर दर्ज एफआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल है कि क्या परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच होगी, क्या छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी निष्पक्ष पड़ताल होगी, क्या गलत पाए जाने पर एफआईआर वापस होगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब निगाहें झारखंड सरकार और सीबीआई के जवाब पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब निगाहें झारखंड सरकार और सीआईडी के जवाब पर है। 27 से पहले यूपी में सियासत का नया संग्राम छिड़ गया है। अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में हुए मछली भोज ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल इसलिए क्योंकि वक्त सावन का था और जगह थी रामनगरी अयोध्या। बीजेपी ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताया तो समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। यानी मछली की थाली अब यूपी की सियासत में सियासी जाल बन गई है। ये लोग सिर्फ ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ना तो आस्था है, ना तो संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते। ये अयोध्या है, प्रभु राम की नगरी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। और इसी रामनगरी में सावन के महीने में हुआ एक मछली भोज अब यूपी की सियासत में तूफान खड़ा कर चुका है। कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में मछली भात परोसा गया, खाया गया और जैसे ही तस्वीरें सामने आई, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में
अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी के इस हमले के बाद सवाल सीधा है, क्या अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल पर सावन के दौरान मछली भोज का आयोजन राजनीतिक संवेदनशीलता के लिहाज से सही था? कांग्रेस इसे व्यक्तिगत खान पान का मामला बता सकती है, लेकिन साधु संतों ने इसी आयोजन को सनातन और आस्था के सवाल से जोड़ दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि काल्पनिक हिंदू बनकर घूम रहा है। ना तो आस्था है, ना तो संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, और ना तो उनको संविधान से लेना देना है। मैंने पहले से लगातार कहते चला हूँ कि ये लोग शुभ काल नेमी है, उग्र यंत्र हो निवाहो, काल नेमी जिमी रावण राहो। ये लोग सिर्फ सोची मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, सनातन संस्कृति को ध्वंस करने का काम करते हैं। संतों का तर्क है कि मामला सिर्फ खाने का नहीं, मामला है जगह का, समय का और आयोजन की संवेदनशीलता का। क्योंकि जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल पूछती रही है, उसी अयोध्या में सावन के दौरान हुए इस आयोजन ने कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। भारत वर्ष में 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। यह निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है? आयोजकों का कहना है खाना किसी की निजी संपत्ति है, और यहीं से तेज हो गई सियासी बहस। निजी पसंद अपनी जगह, लेकिन सार्वजनिक आयोजन की संवेदनशीलता भी तो अपनी जगह है। बीजेपी ने इसी सवाल को हथियार बना लिया है। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। यानी अजय राय का स्वागत करने के लिए बिछी मछली की थाली अब कांग्रेस के लिए सियासी मुसीबत की थाली बन गई है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। ओम प्रकाश राजभर और नरेंद्र कश्यप ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि अगर मछली खाना सनातन विरोधी है तो बंगाल में मछली भात पर आपत्ति क्यों नहीं? कांग्रेस का कल्चर है भोज देना। कांग्रेस कुछ मानती थोड़े है, मानती तो ऐसा नहीं करती कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। बीजेपी वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं कि बंगाल चुनाव है तो मछली भात खा लेंगे। यानी यूपी में 2027 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन मछली की थाली ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के लिए सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, सवाल ये है कि राम मंदिर, सनातन और आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस क्या खुद धार्मिक संवेदनशीलता की कसौटी पर खरी उतरती है? मंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मत में जाइए। सियासत में सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब वही सवाल आपके दरवाजे पर लौट कर आए तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मछली की थाली से उठे सवाल अब कांग्रेस के सामने है। आस्था सिर्फ चुनावी भाषणों का मुद्दा है या फिर आचरण में भी उसकी मर्यादा दिखाई देनी चाहिए? अयोध्या में मछली भोज पर छिड़ी ये बहस सिर्फ खाने की नहीं, ये सियासत बनाम संवेदनशीलता की लड़ाई है। और 2027 से पहले यूपी की सियासत में इस मछली ने बड़ा जाल बिछा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। आसमान से पानी बरसा और सड़कें तालाब बन गई। गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स रोड हो या फिर नोएडा का सेक्टर 73, दिल्ली का अशोक नगर हो, महिपालपुर संगम विहार या सदर बाजार, हर तरफ सिर्फ पानी और पानी, जाम से बेहाल लोग। लेकिन सवाल वही है, हर साल बारिश आती है, जल भराव होता है, लेकिन इंतजामात कब होंगे? देखिए हमारी ये रिपोर्ट, कैसे 2 घंटे की बारिश में डूब गया एनसीआर। फिर
वही कहानी, एनसीआर पानी पानी। एनसीआर में तेज उमस के बाद आज झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन आलम यह रहा कि मूसलाधार बारिश के बाद एनसीआर के कई इलाके पानी पानी हो गए। कनॉट प्लेस, संगम विहार, द्वारका, दुर्गा विहार समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, जिससे कई इलाकों में लंबा जाम देखने को मिला। दिल्ली में एक ही दिन में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। सबसे ज्यादा 67 मिलीमीटर बारिश जनकपुरी इलाके में दर्ज हुई। अब जरा गाजियाबाद लोनी में दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत देखिए। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि सड़क में गड्ढे ही नहीं दिख रहे हैं। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। गाड़ियां रेंगती हुई, लंबा जाम, पानी में फंसी गाड़ियां, फिर वही कहानी। बारिश हुई, सड़कें डूबी और दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थम गई। जहां सड़कें गाड़ियों के चलने के लिए थी, वहीं पानी भरने के बाद सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आईं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम के पौष इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर भीषण जलभराव हुआ, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे दफ्तर जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीर दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके की है। दिल्ली के संगम विहार और सैनिक फार्म की स्थिति क्या है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे तो सर यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। यहाँ ये जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जिसमें पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके तो भी काम हो सकता है। पानी वेस्ट भी कम होगा और पानी जमीन में भी जाएगा। बहुत बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी, बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है रोड तो, पूरे भर चुके, आधे कमर हो रही पानी। आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी, सड़कों पर पानी उतरा और दिल्ली की रफ्तार थम गई। जल जमाव और बारिश के बाद कैसे हालात हैं दिल्ली की सड़कों पर, यह साफ दिख रहा है। मानसून के आखिरी दौर में दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जो सड़कें दौड़ने के लिए हुआ करती थी, आज वहां पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम सी गई। सड़कों पर देखिए, जब यहाँ पर बारिश के बाद जलजमाव हुआ तो आपको गाड़ियाँ जो दिखाई दे रही होंगी वो कैसे देखिए वहाँ पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर आज के दिन राजधानी में यही आलम रहा, चाहे मैं जंतर मंतर की बात करूं या फिर कनॉट प्लेस की बात करूं या फिर ये मिंटो रोड, तमाम ऐसी गलियां दिल्ली की जहां पर इसी तरह से जलजमाव देखा गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये दिल्ली का सदर बाजार है, गाड़ियां रेंग रही हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला। अब नोएडा के सेक्टर 73 की तस्वीर देख लीजिए। घंटे भर की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं। सड़क किनारे मंदिर और बिजली के खंभे हैं जो चीख चीख कर किसी बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के आसपास के जलभराव की तस्वीर हो या महिपालपुर फ्लाईओवर के आसपास पानी, महज 2 घंटे की बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर में सिस्टम की पोल खोल दी है। कहीं बाइक सवार पानी के बीच रास्ता तलाशता दिखा तो कहीं बच्चे पानी से होकर गुजरते नजर आए। 2 घंटे की बारिश ने लोगों के सामने एक ही सवाल खड़ा कर दिया, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी को बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी दिखी। in association with Gold Tea Masale